HD सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोग एक बार जरूर आगे शेयर करेंगे, क्योंकि न जाने अगला शिकार आप न बन जाए। जो कुछ अपनी जिंदगी में मैंने सहा, मैं नहीं चाहती आप लोगों के ऊपर भी वह विपदा आए। मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया है और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती की, मेरी इस कहानी को आप लोग जरूर सुने और आगे शेयर करें। मैं अपनी इकलौते बेटे की शादी कर दी थी। उसकी शादी का अगला दिन था जब मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी बहू किचन में खड़ी होकर काम कर रही थी। पहले मुझे लगा कोई और है, लेकिन मैंने इतने सारे लोगों को बुलाया हुआ था कि पता नहीं चला कि मेरी बहू कब से रसोई में काम कर रही थी। वह बहुत ही प्यारी तैयार हुई थी। उसने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। मैंने उससे पूछा कि मेरा बेटा जागा कि नहीं, तो उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि उसके लिए नाश्ते में पराठा नहीं बनाना, वह फल खाता है। उसने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। और जब वह हम सब के साथ नाश्ता करने बैठने लगी तो मैंने कहा अपने पति को बुला लाओ। तो वह कहने लगी कौन सा पति, मेरा तो कोई पति नहीं है। ये बात सुनकर हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि वह मजाक नहीं कर रही थी। हम लोग उसकी शक्ल देखते ही रह गए थे। मेरे बेटे के कमरे में बुलाने के लिए मैंने जिस लड़की को भेजा था वह चीख मारती हुई बाहर आई। उसने कहा कि आपका बेटा तो इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही हमने दुल्हन की तरफ देखा वह मुस्कुराने लगी। उसने हमें ऐसी बात बताई कि हम हैरान रह गए। उसने कहा कि वह तो रात को ही। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरा नाम रीना है। मेरा एक ही बेटा था जिसका नाम बादल था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, पूरे खानदान के लिए एक मिसाल था। मेरा पति इस दुनिया से तभी चला गया था जब मेरा बेटा सिर्फ 5 साल का ही था। मैंने अकेले उसके परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया, उसको इस काबिल बनाया कि आज वह सबके लिए एक मिसाल था। अब मैं उसकी शादी करना चाहती थी और मैं उसकी शादी के लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की तलाश की थी जिसका नाम बरका था। ये लड़की मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी थी। मैं अपने बेटे को एक बहुत ही अच्छी सी हमसफर ढूंढ कर देना चाहती थी। उसे ये बताना चाहती थी अगर वे एक अच्छा इंसान है तो उसकी माँ ने भी उसके लिए एक खूबसूरत पत्नी तलाश की है, और मर्द के लिए खूबसूरत पत्नी किसी तोहफे से कम नहीं होती है। बाकी घर के काम काज ये सब तो होता ही रहता है। बरका भी बहुत अच्छी लड़की थी। शादी के दिन भी आ गया था और शादी भी हो गई थी, पर हमारे खानदान में एक रस्म थी। जैसे ही सुबह होते ही दूल्हा अपनी पत्नी के कमरे से बाहर निकल जाता था। ऐसा नहीं कि 10-12 बजे तक वह कमरे के अंदर ही पड़ा रहे। ये रस्म बड़ी पुरानी थी। मेरी शादी के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन अब आजकल के जमाने में ये रस्म कौन करता है। मेरी बड़ी दादी सास आई हुई थी जो उस खानदान में सबसे बड़ी थी और अभी तक जिंदा थी, क्योंकि अब वही रह गई थी जो सबकी बड़ी थी। सब उनका बहुत सम्मान करते थे और वह ऐसे रस्मों को बहुत मानती थी। उन्होंने कहा कि क्यों रस्में नहीं होंगी, क्या बुराई है रस्मों में। भला अच्छा लगता है कि दूल्हा दोपहर के वक्त अपनी पत्नी के कमरे से निकले और घर मेहमानों से भरा हो। क्या सोचेंगे मेहमान कि इतनी देर तक अंदर क्यों बैठा था। अच्छा है कि सबके जागने से पहले ही कमरे से बाहर निकल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे एक और रस्म के बारे में बताया। मैंने कहा कि देखिए भाई, बादल अपनी पसंद की लड़की थोड़ी लेकर आ रहा है। ये लड़की तो बड़ी शरीफ है, ऐसा ना हो कि मेरा बेटा बादल गुस्सा हो जाए। उन्होंने कहा कि तुम जल्दी उनके कमरे में जाओ, उससे पहले कि वे दोनों आपस में बातें करने लगे। जाओ, जाकर जल्दी से बिस्तर की चादर बदल डालो, हल्के रंग की चादर बिछा दो। हल्के रंग से मेरा क्या मतलब, तुम समझ गई ना। मैंने कहा जी मैं समझ रही हूँ, लेकिन बादल ने पूरा कमरा बड़े प्यार से सजाया हुआ था और अपने सारे अरमान पूरे किए थे। उसके बिस्तर पर जो मैंने रजाई सेट बिछाया था वह रेड कलर का था। उसने खुद पसंद किया था। पूरा कमरा सजा हुआ था। जाकर थोड़े हल्के रंग की चादर बिछा दो। मेरी दाई सास ने कहा कि फिर मैं चलती हूँ। वह चादर अंदर ले जाने लगी। जैसे ही अपनी छड़ी उठाकर उठी तो मुझे यकीन था वाकई अंदर चली जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, और मैंने जाकर हल्के रंग की चादर बिछा दी। पता नहीं उसके बाद वे कौन कौन सी रस्में करवाने वाली थी। उन्होंने कहा कि रस्में तो ये भी हैं कि पहली रात दूल्हे को दुल्हन के कमरे में न जाने दिया जाए, नहीं तो हमेशा के लिए पत्नी का गुलाम बन जाता है। पर सब लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसे तो नहीं होता, और कल वैसे भी रिसेप्शन पार्टी है, आप इस तरह की बातें ना करें। इस बात पर अचानक से वह चुप हो गई। खामोशी का चारों तरफ सन्नाटा था। बस कृपा थी कि वह ज्यादा बोली नहीं, और उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं,
मैंने ये रस्म भी करवानी है। अब दूल्हा दुल्हन उस कमरे में चले गए थे। बहुत ही अच्छी और प्यारी सी बच्ची थी। बाकी और दुल्हनों की तरह ना तो मुंह खोल खोल कर हंस रही थी और ना ही नजरें उठाकर ऊपर देख रही थी। सब उसकी इस आदत का बहुत तारीफ कर रहे थे। सब कह रहे थे कि जैसा बादल है पत्नी भी वैसे ही है, सलीके वाली। सच तो ये है कि अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें होती हैं। मैं बहुत खुश थी क्योंकि सबके सामने मेरी इज्जत बन रही थी। खैर दूल्हा दुल्हन को कमरे में भेज दिया गया और थोड़ी देर के बाद बादल को भी मैंने समझा दिया कि बेटा 4 बजे से पहले कमरे से बाहर निकल आना। वैसे तो मौसम बदल रहा था, लेकिन सुबह के पूजा आराधना और आरती से पहले ही इस कमरे से बाहर निकल जाना, ये कह दिया था। उसने भी आगे से हाँ में सिर हिला दिया था। वे दोनों कमरे में थे और हम लोग वापस अपने कमरे में आ गए थे। बातें करते करते सुबह होने वाली थी। हमने सोचा कि नहीं सोएंगे क्योंकि अब सोने का कोई टाइम नहीं है, लेकिन 2-2:30 बजे के करीब हमारी आंख खुल गई थी और सुबह जब हम लोग पूजा पाठ करने उठे तो मेरी एक भतीजी ने आकर अजीब सी बात बताई। उसने कहा कि चाची, दुल्हन कब से बाहर बैठी है। मैंने कहा कि कौन दुल्हन, किसकी बात कर रही हो? तो कहने लगी आपकी दुल्हन बरखा की बात कर रही हूँ, सुबह से बाहर बैठी है। मैंने कहा बाहर बैठी है? उसने कहा कि हाँ, वह 4 बजे के करीब बाहर आंगन में बैठी थी, फिर थोड़ी देर के बाद अंदर बैठ गई, फिर इधर उधर फिरती रही, अभी वह किचन में है। मैंने कहा कि वह 4 बजे से कमरे से बाहर क्या कर रही है? मैंने उसको थोड़ी बाहर आने को कहा था। मैंने तो बादल से कहा था। ठीक तो है, वह लड़की कहने लगी हाँ बिल्कुल ठीक है, बड़ी प्यारी लग रही है, बड़े अच्छे से तैयार होकर फिर रही है, बड़ी खुशबू आ रही है उसमें से। मैंने कहा कि अच्छा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। मैं जल्दी से बाहर गई, उसे तलाश करने लगी। वह बाहर तो नहीं बैठी थी, लेकिन किचन में खड़ी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने कहा ये तुम क्या कर रही हो बेटा? आज तो तुम्हारी शादी का पहला दिन है और तुम किचन में चली आई हो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, तुम्हें तो 7 दिन के बाद ही किचन में जाना था। वह कहने लगी क्या हो गया मम्मी, अगर मैं किचन में खड़ी हो गई और खाना बना दूंगी तो क्या हो जाएगा? मैंने बादल से आप सबकी पसंद का खाना पूछ लिया था। आप फिक्र मत करो, मैं अच्छा सा नाश्ता बना दूंगी। ये बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मुझे शर्म भी आ रही थी। बेचारी अगले ही दिन खड़ी हो गई, सबके लिए नाश्ता बना रही है और फिर घर में काफी सारे मेहमान थे और अब मैं बार बार उसको रोक नहीं सकती थी और वह रुक भी नहीं रही थी। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। लेकिन मैंने अपनी 2 भांजियों को और घर में आई हुई लड़कियों को कहा कि तुम भी जरा सा जाकर भाभी की मदद करो और उसको ज्यादा काम नहीं करने देना। मैं वापस आई तो मेरी दादी सास तक ये बात पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बहू तो खुद ही बाहर आ गई। मैंने कहा कि जी दादी। कहने लगी कहीं तुमने गलती से उसको तो नहीं कह दिया था कि बाहर आ जाना, क्योंकि तुम्हारा बेटा तो अभी तक अंदर सो रहा है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने बेटे से ही कहा था। मैंने कहा कि फिर बादल को भी बाहर बुला लेते हैं। वह कहने लगी जब वह सो रहा था तो वह लड़की खुद से बाहर क्यों आ गई? उसका यूं बाहर आने का क्या मकसद है? चलो दादी कोई बात नहीं, बादल को ही थोड़ा आराम करने देते हैं, उसको फिर शाम में रिसेप्शन पार्टी भी तो है। दादी सास ने कहा हाँ, ये बात भी तो ठीक है। खैर हम सब ने बरखा की बहुत तारीफें की। मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मुझे नहीं पता था अभी मेरे ऊपर इतनी बड़ी आफत और विपदा आने वाली है। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, मुझे बहू भी बहुत अच्छी मिल गई है। उसने नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाना शुरू कर दिया और नाश्ता ऐसा बनाया कि हम सब हैरान हो गए। ऐसा लगता था सब कुछ बाहर से मंगवाया हो। जो चीज घर में नहीं थी छोटे कजन को भेजकर मंगवा लिया था और 2 घंटे में ही सारे लोगों के लिए नाश्ता तैयार करके टेबल पर रख दिया था। हम लोग तो हैरान ही रह गए थे। लेकिन जब मैं उनसे कहा कि बहू जाकर बादल को बुला लाओ, वह हैरान रह गई। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगी आप सब लोग बैठें। मैंने कहा बादल के लिए तो फ्रूट काटनी थी, वो पराठे नहीं खाता। उसने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और बादल की बात को ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे बादल था ही नहीं। मुझे उसकी ये बात बड़ी अजीब सी लगी। मैंने एक लड़की को कहा कि जाकर भाई को बुला लाओ, सावधानी से जगाना, बस दरवाजे के पास जाकर ही खड़ी हो जाना और उसको आवाज देना। उसने कहा कि ठीक है। बरखा सब लोगों को बैठा रही थी, प्यार प्यार से कह रही थी कि बैठिए ना। उसके लिए कुर्सियां बिछा रही थी। सब लोग हैरान हो रहे थे, क्या हो रहा है? ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं? शादी में आए हुए रिश्तेदार औरतें उससे पूछ रही थी कि तुम्हारी कोई बहन है? तो उसने कहा कि मेरी 2 बहनें थी लेकिन अब नहीं है। मैं समझ गई इस बात का क्या मतलब है। शायद इसका यही मतलब था कि
कि उन लोगों की शादी हो चुकी है, लेकिन जब कोई इस तरह का जवाब देता है तो ये कहता है कि जी उनकी शादी हो गई है। वह कह रही थी कि पहले थी अब नहीं। खैर शायद वह भी थोड़ी घबराई हुई थी और सोच सोच कर बोल रही थी। सब लोग नाश्ते के लिए बैठ गए। उसके साथ बादल की जगह भी खाली पड़ी थी। सब लोग बादल का इंतजार कर रहे थे। मैंने एक और बहन को उसके पीछे भेजा। मैंने कहा कि ममता बादल को बुलाने गई थी, कहाँ रह गई, जरा देख कर आओ। थोड़ी देर के बाद वे दोनों बादल को बुलाने गई थी। हमें उन दोनों की चीखने की आवाज सुनाई दी थी, ऐसी चीख कि हम लोग डर गए थे। सब एक साथ उठकर उस तरफ भागे जहाँ से चीखों की आवाज आ रही थी। आवाज मेरे बेटे के कमरे से आ रही थी। जब हम उस तरफ गए तो वह लड़कियां बाहर की तरफ भाग रही थी। हमने उन्हें पकड़ लिया। उसमें से एक तो बेहोश हो गई थी। मैंने कहा क्या हो गया, क्या हो गया? तो कहने लगी बादल भाई, बादल भाई। बस इतना कहा और अंदर की तरफ इशारा किया। कहीं उन दोनों को बादल ने डरा तो नहीं दिया था? वह मस्ती मजाक वाला इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरा बेटा ऐसा नहीं था। लेकिन ये लड़कियां तो बहुत ज्यादा डरी हुई लग रही थी। अगर बादल ने ऐसा किया था तो भी बहुत बुरा किया था। भला उनसे इस तरह का मजाक करने की क्या जरूरत थी? छोटी बच्चियों को डरा दिया उसने। ये भी भला कोई हरकत थी? मैं आगे बढ़ी, जरा पूछती हूँ क्या बात हुई है। पर सामने का मंजर देखकर मुझे ऐसा लग रहा था मैं भी बेहोश हो जाऊंगी। वह हल्के रंग की चादर हमने बिस्तर पर डाली थी, उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। और बादल बिस्तर के ऊपर नहीं था, वह जमीन पर पड़ा हुआ था। और जिस तरफ से पड़ा हुआ था ये देखकर अंदाजा हो रहा था कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैं माँ थी, मेरी तो चीख निकलना शुरू हो गई थी। मैं जल्दी आगे बढ़ी। मैंने कहा मेरा बच्चा, मेरा बेटा क्या हुआ? मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसका चेहरा अपनी तरफ किया तो अंदाजा हो गया कि मुझ पर आफत और मुसीबत आ चुकी थी। हम लोग उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल वालों ने कहा आपने आने में बहुत देर कर दी। आपके बेटे को इस दुनिया से गए हुए कम से कम 8-9 घंटे हो चुके हैं। 8-9 घंटे पीछे का हिसाब लगाया जाए तो ये वही टाइम था जब मेरा बेटा कमरे में गया था और बरका के साथ था। अब सवाल ये था अगर वह जमीन पर पड़ा था तो फिर वह उसे जमीन पर इस तरह छोड़कर, उसे इस हालत में छोड़कर बाहर टहल रही थी, जिसको देखकर साफ पता चल रहा था कुछ बुरा हुआ है। तैयार होकर वह कैसे उठकर बाहर आई, सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। और जब उससे पूछ रहे थे तुम्हारा पति कहाँ है तो वह ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। अब सब लोगों ने उससे सवाल करना था। डॉक्टर ने ये बताया कि वह तो 8 घंटे से इस दुनिया से जा चुका है। तो बरखा ने अपनी चूड़ियां तोड़ना शुरू कर दी और जोर जोर से चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। बेहोश हो गई। डॉक्टर ने कहा वह हाई ब्लड प्रेशर की वजह से कोमा में चली गई है। उसको होश नहीं आ रहा था। उसके माँ बाप भी वहां पर आ गए और उल्टा हमसे सवाल करने लगे। जब हमने ये सब कुछ बताया तो वह हैरान रह गए। मैंने कहा कि आपकी बेटी ही जवाब देगी। तो वह कहने लगे अगर हमारी बेटी ने ही ये सब कुछ किया है तो वह फिर इस तरह सदमा खाकर क्यों बेहोश हो जाती है? वह हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी। उसको कभी होश न आएगा, वह कभी वापस न आएगी। और आप हैं कि इस तरह की बातें कर रही हैं। वह लोग तो हमसे ही झगड़ने लगे। और जबकि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया था, लोगों के इतना कहने पर हमने पोस्टमार्टम भी करवा ली। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ इतना आया कि मेरे बेटे को शायद धक्का लगा था। उसे किसी चीज से बहुत जोर का धक्का लगा था जिसकी वजह से वह इस दुनिया से चला गया था। अब वह धक्का उसे किसने दिया, कैसे हुआ, वह खुद जमीन पर कैसे गिर गया या फिर किसी चीज से उसका पांव फिसल गया, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब कुछ हम सबके लिए सवाल बनकर रह गया था। इधर बरखा जो सवाल का जवाब दे सकती थी वह बेहोश हो गई थी। वह अस्पताल में पड़ी थी और उसकी हालत भी खराब थी। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि लगता है आपके बेटे का पांव फिसला है या उसके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसकी पत्नी की हालत इतनी बुरी नहीं हुई होती। सब लोगों ने कहा कि अब ये तो होश में आएगी तो उसके बाद ही पता चलेगा, उससे पहले कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हो चुकी थी। मेरे बेटे को अग्नि के हवाले कर दिया गया था। मेरे लिए तो ये शादी करवाना नर्क बन गया था। मेरा इकलौता बेटा था जो इस दुनिया से जा चुका था। मैं उसकी शादी करवाना चाहती थी। मैं खुद उसके लिए लड़की पसंद की थी, उसको खुश देखना चाहती थी। मैंने उसके लिए ये खूबसूरत सी प्यारी और मासूम सी लड़की पसंद की थी। और जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक बुरी आफत थी। मुझ पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया था। अब मुझे किसी आफत का आने का कोई डर नहीं था। मेरी हालत भी बहुत बुरी थी। बार बार फोन करके पूछ रही थी बरखा को होश आया कि नहीं।
क्योंकि मुझे उससे पूछना था उसने क्या किया था, लेकिन उसको भी होश नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि पूरे 10 दिन बीत गए। डॉक्टर ने कहा अगर 2 दिन और बीत गए तो समझिए वह हमेशा के लिए कोमा में चली जाएगी और वापस नहीं आएगी, क्योंकि 12 दिन का टाइम ही होता है। अगर 12 दिन तक कोई नर्स ब्रेकडाउन को झेल जाता है तो वापस आ जाता है या फिर हमेशा के लिए कोमा में चला जाता है। ये एक आम अंदाजा था। सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। मैं उस अस्पताल में चली गई जहाँ पर बरका थी। वह कोमा में पड़ी थी, लेकिन उसके माँ बाप उसके आसपास नहीं थे। मैं उसके पास बैठ गई और मैंने कहा कि तुम्हें तो मैंने बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू बनाकर लाई थी। अब तुम ही बताओ कि तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। कहीं तुमने उसको कोई दुख तो नहीं दिया, कहीं ये सब कुछ तुमने ही तो नहीं किया। फिर तुमने नहीं किया तो तुम्हारे साथ भी तो बहुत बुरा हुआ है। फिर तुम भी तो मेरे जैसी हो। मैं तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ और हम मिलकर उसकी याद में आंसू बहाएंगे। क्यों, अब हम उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन भगवान के लिए होश में आ जाओ, ताकि पता चले कि तुम मेरे दुख के साथ हो या फिर तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? वह तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि आजकल लड़कों का कोई पता नहीं चलता। हो सकता है आपके बेटे ने पहले से ही बरका के साथ कुछ बुरा किया हो और उसने शादी के बाद बदला ले लिया हो। हो सकता है उसने किसी गली मोहल्ले में कहीं आते जाते छेड़ दिया हो या उसके साथ कोई ऐसी हरकत कर दी हो जिसकी वजह से वह इतना गंभीर कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी और शादी करके उसने ये सब कुछ कर दिया था। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि शादी से पहले मैंने उसे बरखा की तस्वीर दिखाई थी और उसने भी तस्वीर देखी थी। ऐसा होता तो वह पहले ही बता देती और ये लोग शादी पर कितना खुश थे। बरखा भी बहुत खुश थी और मेरा बेटा भी। फिर ऐसा कैसे हो गया कि बात इस हद तक पहुंच गई? कौन जवाब दे सकता था? अभी मैं उसी से बातें कर रही थी और रो रही थी जब डॉक्टर साहब अंदर आई। उनको पता था कि मैं उसकी सास हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई उम्मीद है? तो उसने कहा कि उम्मीद है, लेकिन इतनी जितनी पहले थी। आप फिक्र ना करें, मुझे यकीन है ये लड़की ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि आप खुद ही कह रही हैं कि उम्मीद नहीं है, तो फिर ये कैसे ठीक हो जाएगी? उसने कहा क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ये सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने कहा क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं कि इस लड़की के साथ पहले भी कुछ हुआ है? उसने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं ही इसकी डॉक्टर हूँ। इतने सालों में ही बरका का इलाज कर रही हूँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये मंजर आ गई जब उसके माँ बाप ने कहा था हमारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। वह किस तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उनको तो अपने दामाद की भी कोई फिक्र नहीं थी। उनका दामाद इस दुनिया से चला गया था। मैंने कहा क्या आप मुझे बरका के बारे में बारीकी से बता सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये लड़की छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। उसको हाई डिप्रेशन का मिर्गी आता है। ये बात बात पर बेहोश हो जाती है। बहुत जल्दी बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा आ जाता है कि उसके दिमाग की नसें फूल जाती हैं, जिसकी वजह से ये बार बार कोमा में चली जाती है। इस बार ज्यादा दिन के लिए चली गई, लेकिन जो उम्मीद की वापस आ जाएगी। वह अपने घर वालों की इकलौती बेटी है। वे लोग बहुत प्यार करते हैं उसे। बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। मुझे तो लगता था कि उसकी शादी नहीं होगी, क्योंकि जिसने अपने माँ बाप को इतना नचाया हो, अपने पति के साथ भी यही सब कुछ करेगी। लेकिन बेचारी की किस्मत देखिए कि शादी तो हो गई, लेकिन पति इस दुनिया में नहीं रहा। इस लड़की को अपने जज्बात पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। ये बहुत ज्यादा जज्बाती है। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि शक्ल से ऐसी नहीं लगती थी और उसके माँ बाप ने भी मुझे नहीं बताया था उसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। बल्कि कहा था हमारी बेटी बहुत मासूम है, सीधी सादी है, भोली है और एक आम जज्बाती लड़की से ज्यादा जज्बाती लड़की थी। लेकिन किसी को गुस्सा आना, किसी का जज्बाती होना इस बात की गवाही तो नहीं देता कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया होगा। और शादी की पहली रात मेरे बेटे ने ऐसी कौन सी बात कर दी होगी जिसकी वजह से उसे इतना गुस्सा आ गया। मैं वापस अपने घर आ गई और इस बारे में सोचने लगी। आसपास भी सबूत तलाश कर रही थी और मैंने घर आकर शादी की वीडियो कई बार देख डाली, कहीं मुझे कोई क्लू और मिल जाए। आखिर शादी के रात उन दोनों के बीच कौन सी ऐसी बात हुई थी जिससे बरखा ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। तभी मेरी नजर एक लड़की पर गई जो कि हमारे ही मोहल्ले की थी और बहुत ही प्यारी थी। मेरे घर का वह कई काम यूं ही कर दिया करती थी और बादल से भी उसकी बहुत बनती थी। वह वीडियो में हर जगह उदास खड़ी थी और जहाँ भी खड़ी थी वह बादल के आसपास ही मंडरा रही थी। मैं सीधा उस लड़की के घर पहुँच गई।
मुझे वह लड़की नजर नहीं आई, लेकिन उसकी माँ मुझे नजर आई और मुझे देखकर वह रोने लगी। कहने लगी, देखो ना, जब से बादल की मृत्यु हुई है अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ गई है और रोए जा रही है, और जब मैं पूछती हूँ तो कुछ भी नहीं बताती। अब आप ही इससे पूछिए आखिर इससे हुआ क्या है। बादल के जाने का सदमा तो हम सभी को है। उसने एक निवाला तक मुंह में नहीं लिया। मुझे तो ऐसा लगता है ये ऐसे ही मर जाएगी। फिर मैंने उससे बहुत विनती की और दरवाजा खुलवाया। जो कुछ उसने मुझे बताया मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं बादल से प्यार करती थी और बादल से शादी के लिए भी कहा था, लेकिन बादल ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरी माँ इस शादी के लिए तैयार नहीं होंगी क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत नहीं हो। मेरा दिल उसी दिन टूट गया था जब बादल ने मुझे मना कर दिया था और मैं उसके प्यार में तड़प रही थी, उसके आसपास ही मंडराती थी। और मैंने उसे उस दिन रात को बादल के दरवाजे की खिड़की के पीछे छुप गई और वह सब मैंने अपनी कानों से सुना। और खिड़की थोड़ी सी खुली थी, मुझे साफ दिखाई तो नहीं दे रहा था। उसके बाद मैंने जो कुछ देखा मैं इतनी बुरी तरह से डर गई कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किसी को बताऊं। लेकिन मैंने ठीक से देखा नहीं था पर आवाज सुनी थी। मैंने कहा, कैसी आवाज थी, बताओ मुझे। वह कहने लगी, पहले वे लोग अच्छे से बात कर रहे थे, एक दूसरे की तारीफें कर रहे थे, भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। हम लोग साथ हैं और अब हमारी अपनी जिंदगी शुरू होने वाली है और मैं उनकी बातें सुन रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद बरखा ने कहा कि सारा कमरा इतने अच्छे से सजाया है तो ऐसी चादर क्यों बिछाई यहाँ पर जो इस बेड से मैच नहीं कर रहा। बादल ने कहा कि मुझे नहीं पता ये चादर क्यों बिछाई गई है, मैं तो खुद हैरान हूँ। पहले तो कोई और चादर थी। जैसे ही उसने कहा कि पहले कोई और चादर थी तो बरखा का बात करने का तरीका बदल गया। वह कहने लगी, अच्छा अब मुझे समझ आ गई चादर क्यों बिछाई गई है। तुम्हारे घर वाले मुझे गलत समझते हैं, मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं, इसलिए ये चादर बिछाई गई है। बादल बार बार कह रहा था कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरी मम्मी ऐसी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता जो तुम कह रही हो वैसी कोई बात है। बरखा ज्यादा गुस्सा होने लगी। उसने कहा कि मुझे हाथ मत लगाना, चले जाओ यहाँ से। उनको सबूत चाहिए ना, मैं दूंगी सबूत उनको। सबूत ऐसा दूंगी सारी जिंदगी याद रखेंगे। ये मेरा ससुराल है। जिन्होंने आते ही मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, ये समझते हैं मेरा पहले से किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। इतना घटिया समझ लिया मुझे। नहीं छोड़ूंगी किसी को भी, नहीं माफ करूंगी। बरखा ये बेइज्जती कभी नहीं भूलेगी। अचानक से ऐसा लगा जैसे बरखा को बहुत गुस्सा चढ़ गया हो और वे पागलों की तरह इधर उधर फिरने लगी। थोड़ी देर के बाद किसी जोरदार गिरने की आवाज आई। उसके बाद बिल्कुल चुप्पी हो गई। मैं वहां से भाग आई। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन शायद ये सब कुछ उसने ही किया था। तभी तो वह इतने आराम से कमरे से निकली और कितनी नॉर्मल अपने आप को दिखा रही थी। वह इतनी नॉर्मल नहीं थी। मुझे तो लगता है वह पागल है। मैंने उस लड़की को बहुत डांटा और कहा कि चली जाओ यहाँ से। तुम बादल के बताने के बजाय मुझे बता देती कि तुम बादल से प्यार करती हो, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाती, क्योंकि तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी। लेकिन तुम भी मेरे बेटे की गुनहगार हो। तुम उसी वक्त बता देती अंदर कुछ चल रहा है तो शायद आज हम उसे बचा लेते और वह तुम्हारा पति होता। लेकिन मुझे बात समझ आ गई थी, ये सब बरखा ने किया था, क्योंकि वह पागल थी, दिमागी मरीज थी। शायद उसे इसी बात पर गुस्सा आ गया था कि हम लोग उसका टेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी पवित्रता को जांच रहे हैं। ऐसा था। इस सब की वजह तो मेरी दादी सास थी। उसने कहा था कि जाओ जाकर चादर बदल कर आओ, और उसकी इस हरकत की वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन इसका मतलब ये सब बरखा ने ही किया था। मैंने उस लड़की को कहा कि तुम्हें गवाही देनी होगी। वे कहने लगी कि मैं गवाही देने को तैयार हूँ। लेकिन जैसे ही अस्पताल में गई और उसके कमरे की तरफ बढ़ी तो वो बिस्तर पर नहीं थी। मैं बहुत हैरान हो गई। मुझे लगा शायद अस्पताल वालों ने उसको किसी और जगह शिफ्ट किया होगा। उस डॉक्टर ने बताया उसको तो कल रात को होश आ गया था। जैसे ही आप यहाँ से गईं, उसको उसी टाइम होश आ गया था और उसके माँ बाप आज सुबह उसे लेकर चले गए हैं। मैं उनके घर पहुंची तो वहां जाकर पता चला वे लोग वहां से भाग चुके थे। शायद उसने अपने माँ बाप को बता दिया था ये सब कुछ उसी ने किया है और पुलिस वाले जेल के डर से वहां से चली गई। इस बात को 4 साल हो गए थे। बरखा उसके माँ बाप वापस नहीं आए और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। आखिर उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? अपने पागल लड़की की शादी मेरे बेटे से क्यों करवाई? किसी पर कैसे उम्मीद की जा सकती है ऐसे माँ बाप को जो अपनी पागल बेटी की शादी ये सोचकर करवाना चाहते थे कि शादी के बाद ठीक हो जाएगी।
मैं अपनी दादी सास को, जिसने एक फालतू के रस्म के पीछे ये सब कुछ करवा दिया, मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। अब आप लोग बताइए उसमें गलती किसकी थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।